हेलो एवरीवन। मास्टर जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास 7th का साइंस चैप्टर 4 हीट चैप्टर है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने हॉट एंड कोल्ड टॉपिक टच किया था। उसके बाद क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में जाना था, इसके मॉडल के बारे में जाना था, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, इसका मेजरिंग क्या होता है, इसके बारे में हमने जाना था। यहाँ मेजरिंग टेम्परेचर जाना था, रीडिंग थर्मोमीटर जाना था। आज के इस सेकंड पार्ट वीडियो में आज हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में जानेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। किसी तरह के कन्फ्यूजन होने पर कमेंट करके आप हमसे पूछ भी सकते हैं, और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन। 4.3 लेबोरेटरी थर्मोमीटर। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। यानी अभी तक तो हम क्लिनिकल थर्मोमीटर से बॉडी टेम्परेचर को मेजर कर रहे थे, लेकिन दूसरे ऑब्जेक्ट का अगर टेम्परेचर मेजर करना होगा तो किससे करना होगा। फॉर दिस पर्पज देयर आर अदर थर्मोमीटर। यानी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए टेम्परेचर मेजर करने के लिए दूसरा थर्मोमीटर होता है। वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। उन्हीं में से एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है। द टीचर विल शो यू The teacher will show you this thermometer. Look at it carefully and notice the highest and the lowest temperature it can measure. यानी टीचर आपको बताएंगे कि इसका लोवेस्ट मेजरमेंट कितना होता है और हाईएस्ट मेजरमेंट कितना होता है। The range of the laboratory thermometer is generally from -10 degree Celsius to 110 degree Celsius. फिगर 4.4। यानी आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यह -10 डिग्री टू 110 डिग्री इसमें मार्किंग किया हुआ रहता है। ऑल्सो यू डिड इन द केस ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर। आप इस तरह के मेजरमेंट यानी जो भी ये बीच में डिवाइड किया हुआ है यह क्लिनिकल थर्मोमीटर में भी देख सकते थे। Find out how such a small division on this thermometer reads। आप ये जो बीच के डिवीजन आप देख रहे हैं कि क्या दिया हुआ है, ये जो भी मेजरमेंट दिया हुआ है इसी को डिवीजन कहा जा रहा है। You would need this information to read the thermometer correctly। यानी आपको इस थर्मोमीटर को देखने के लिए या क्लिनिकल थर्मोमीटर को भी देखने के लिए इस डिवीजन को जानने के लिए आपको जानकारी होनी चाहिए। Let us now learn how this thermometer is used। चलिए आइए पता लगाते हैं कि इस थर्मोमीटर का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। एक्टिविटी 4.3 टेक सम टेप वाटर इन अ बीकर और अ मग। आपको कुछ नल का पानी एक किसी मग में या बीकर में ले लेना है। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्ज इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड्स ऑफ द कंटेनर। यानी आपको एक मग में या किसी कंटेनर में पानी ले लेना है, इस तरह से होगा और पानी को इस तरह से फिल कर देना है, और जो आपका थर्मोमीटर है उसको वर्टिकली इस तरह से स्टैंड करके मेजर करना है। लेकिन ध्यान यह देना है कि ये जो थर्मोमीटर का नीचे वाला जो बल्ब दिखाई दे रहा है आपको, यह नीचे बॉटम में भी टच नहीं होना चाहिए और साइड से भी टच नहीं होना चाहिए। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली। इस थर्मोमीटर को आपको सीधा रखना है, वर्टिकली रखना है, जैसे कि आप फिगर 4.5 में देख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ यहाँ आपको नजर आ रहा होगा। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मोमीटर। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टेडी। यानी आपको जब इसमें मरकरी जो थ्रेड टाइप का बढ़ता हुआ नजर आएगा, ये तब तक आपको ऑब्जर्व करना है कि वह स्थिर ना हो जाए। जब मरकरी यानी पारा स्थिर हो जाए तो उसका मेजरमेंट आपको रिकॉर्ड करके रख लेना है। देख लेते हैं ये बीच में क्या दिया हुआ है।
In addition to the precaution to be taken while reading a clinical thermometer, the laboratory thermometer यानी क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर को इस्तेमाल करने से पहले प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए। नंबर 1 शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्ड, यानी थर्मामीटर को सीधे तरह से यानी वर्टिकली तरह से आपको रखना है, उसको झुकाना नहीं है। बल्ब शुड बी सराउंडेड फॉर ऑल साइड बाय द सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इज मेजर्ड। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर, यानी थर्मामीटर के जो नीचे बल्ब है वो बॉटम साइड में या साइड से टच नहीं होना चाहिए और यह वर्टिकली स्टैंड होना चाहिए, जिससे इसका मेजरमेंट सही से बता सके। नोट द रीडिंग, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम। अब जो आपने इसका मेजरमेंट नोट किया यही इस पानी का टेम्परेचर है। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाई ईच स्टूडेंट इन द क्लास। अब आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सभी को कहा जा रहा है कि अपना अपना ऑब्जर्व कीजिए जो आपका रीडिंग है, यानी जो नल का पानी है उसका टेम्परेचर कितना ऑब्जर्व किया आपने उसको अपने नोटबुक में नोट कर लेना है। उसके आगे क्या कह रहा है, आर दे एनी वेरिएशन इन द रीडिंग, क्या जितने भी बच्चे ने ऑब्जर्व किया रीडिंग सबका क्या एक जैसा ही है या सबका अलग अलग है। डिस्कस द पॉसिबल रीजन, आप अपने क्लास में एक दूसरे से डिस्कस कीजिए कि इसके पीछे का रीजन क्या है। लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, चलिए अब आइए इस एक्टिविटी की सहायता से इस क्वेश्चन का आंसर हम जानें। टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग। अब आपको क्या करना है कि किसी मग में या बीकर में पानी ले लेना है, गर्म पानी लेना है। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर, अब थर्मोमीटर के पानी के अंदर डालना है। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टेडी एंड नोट द टेम्परेचर। आपको इस तरह से वर्टिकली तरह से ही मरकरी को खड़ा करके रखना है जब तक कि मरकरी किसी खास जगह पे कांस्टेंट ना हो जाए, रुक ना जाए, तब तक उसको रीडिंग नहीं लेना है। जब एक जगह कहीं पे वो रुक जाता है तब उसका रीडिंग आपको नोट कर लेना है। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर, अब थर्मोमीटर को गर्म पानी से बाहर निकालना है। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंस नाउ, अब आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि हुआ क्या। डू यू नोटिस दैट द सून एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर द लेवल्स ऑफ मरकरी बिगिंस टू फॉल। अब आपने देखा होगा कि जैसे ही आपने पानी से थर्मोमीटर को बाहर निकाला मरकरी क्या किया होगा कि वह नीचे की ओर जल्दी से आ गया होगा। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड व्हाइल द थर्मोमीटर इज इन द वाटर, यानी इससे यह पता चलता है कि जब तक पानी में मरकरी रहेगा तब तक उस मरकरी का जो लेवल है वो जितना गर्म पानी रहेगा वहां तक बताएगा, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकाल लेंगे वह फिर से वहीं पर नीचे अपने बॉटम में आ जाएगा। लेकिन यह कंडीशन सिर्फ ये जो थर्मोमीटर है यह लेबोरेटरी थर्मोमीटर के साथ ही होता है, यह क्लिनिकल थर्मोमीटर के साथ ऐसा नहीं होता है। आगे के बारे में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है दोनों में। यू मे रिकॉल दैट व्हाइल टेकिंग योर ऑन टेम्परेचर यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग। अब याद कीजिए क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में कि जब आपने अपने मुंह में डाला था थर्मोमीटर को और फिर उसको बाहर निकाल के उसका रीडिंग आपने रीड किया था। कैन यू देन यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर। कहने का मतलब कि क्या आप लेबोरेटरी थर्मामीटर को बॉडी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। ऑब्वियसली हाँ, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर दिस पर्पस। सॉरी, यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है वह बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए नहीं होता है, ऐसा इसलिए होता है। आगे के हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा देर में आपको पता चलेगा। वाई डज द मरकरी नॉट फॉल और राइज इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ, यानी क्लिनिकल थर्मोमीटर जब हम मुंह से बाहर निकाल रहे थे तो उसका टेम्परेचर गिर क्यों नहीं जा रहा था, उसका मरकरी लेवल गिर क्यों नहीं जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे शायद आंसर दिया हो ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन। अब कह रहा है कि दोबारा आप क्लिनिकल थर्मोमीटर को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब फिगर 4.6। अब यहाँ देखिए फिगर 4.6 जो दिया हुआ है इसमें ये जो आपको गांठ टाइप का दिखाई दे रहा है यही किंक है, ठीक है। इसी की वजह से ये जो मरकरी लेवल था वो ये इसके बाद नीचे नहीं जाता है, इसी की वजह से डाउन नहीं होता है,
ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ किंक, यानी इस किंक का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्या है। अब इसका आंसर देखिए, इट प्रिवेंट्स मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग इट्स ऑन, यानी मरकरी लेवल को बरकरार रखता है, यह गिरने से बचाता है, इसलिए क्लिनिकल थर्मोमीटर में इस किंक का इस्तेमाल किया जाता है। अब लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम बॉडी टेम्परेचर क्यों नहीं मेजर करते हैं, क्योंकि उसमें यह किंक नहीं लगा होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, देयर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मरकरी इन अ थर्मोमीटर, यानी एक बहुत ही गंभीर समस्या होती है मरकरी थर्मोमीटर के साथ। मरकरी इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ थर्मोमीटर ब्रेक्स। कहने का मतलब कि जब क्लिनिकल थर्मोमीटर टूट जाता है तो उसको डिस्पोज करना बहुत ही मुश्किल होता है, और जो उसके अंदर का मरकरी होता है वह पॉइजनस भी होता है। दीज डेज, यानी आज के तारीख में, डिजिटल थर्मामीटर आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज मरकरी, यानी आज के तारीख में मार्केट में डिजिटल थर्मामीटर मौजूद है जो कि इसमें मरकरी का इस्तेमाल नहीं होता है और यह सेफ भी होता है। 4.4 Transfer of heat. You might have observed that a frying pan becomes hot when kept on a flame. यानी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब स्टोव के ऊपर या गैस चूल्हे के ऊपर फ्राई पैन को हम रखते हैं तो वह धीरे धीरे गर्म होने लगता है। इट इज़ बिकॉज द हीट पासेस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल्स। यह इसलिए ऐसा होता है क्योंकि फ्लेम से यूटेंसिल की ओर जो हीट है वह पास होता है। When the pan is removed from the fire, जब पेन को आग के ऊपर से हटाया जाता है, it slowly cools down, वह धीरे धीरे पैन ठंडा होने लगता है। Why does it cool down? यह ऐसा क्यों होता है, वह ठंडा क्यों होने लगता है। The heat is transferred from the pan to the surroundings, यानी जो पैन गर्म था वह उसका जो गर्माहट है वह सराउंडिंग की ओर फैलने लगता है, ट्रांसफर होने लगता है, इसीलिए वह पैन धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। So you can understand that in both cases the heat flows from hotter object to a colder object, यानी आप धीरे धीरे और भी समझेंगे। दोनों केस में आपने यह समझा कि जो हॉटर ऑब्जेक्ट होता है वह कोल्डर ऑब्जेक्ट की ओर बढ़ता है, यानी गर्म चीज़ें ठंडी चीज़ों की ओर ट्रांसफर होती है। In fact, in all cases, heat flows from a hotter object to a colder ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी जो वस्तु होता है या गर्म होता है, गर्म वस्तु जो होता है वो ठंडी वस्तु की तरफ ट्रांसफर होता है, यानी जो ये हीट है गर्म से ठंड की ओर ट्रांसफर होता है। हाउ डज हीट फ्लोज, हम चलिए अभी जानते हैं कि हीट जो है वो फ्लो कैसे करता है, एक एक्टिविटी के साथ हम इसको समझेंगे। लेट अस इन्वेस्टिगेट एक्टिविटी 4.6। टेक a rod or flat strip of a metal, say of aluminium or iron। आपको एक आयरन का या अल्युमिनियम का रोड लेना है। फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रोड, उस रोड के ऊपर आपको मोम के कुछ पीसेस इस तरह से फिक्स कर देने हैं। दीज पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस, फिगर 4.7। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो वैक्स को फिक्स किया गया है वह समान दूरी पे यानी सेम डिस्टेंस पे फिक्स किया गया है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक अगर 5 इंचेस है तो ये आगे भी इसी तरह से सेम डिस्टेंस पे फिक्स किया हुआ होना चाहिए। Clamp the rod to a stand. If you do not find a stand, you can put one end of the rod in between two bricks। कहने का मतलब कि अगर आपके पास कोई स्टैंड नहीं है तो इस तरह से दो ईंटों की मदद से आप इस स्ट्रिप को स्टैंड के रूप में बना के फिक्स कर सकते हैं। यू नाउ हिट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व। अब कह रहा है कि एक जिधर से सिरा खाली है वहाँ पे एक मोमबत्ती लगाकर उसको हीट करेंगे, इस रोड को हीट यहाँ से करना शुरू करेंगे। What happens to the wax pieces, यानी जो आपने वैक्स पीसेस को मोमबत्ती को आपने फिक्स किया था उसके साथ क्या हुआ। Do these pieces begin to fall, यानी जो पीसेस जो है वह क्या पिघल कर गिरना शुरू हुआ। Which piece
फॉल्स द फर्स्ट, कौन सा पीस सबसे पहले पिघल कर गिरा। डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द इन नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड। क्या आपने यह ऑब्जर्व किया, क्या आपने सोचा कि जो हीट है वह ज़्यादा गर्म से कम गर्म तक ट्रांसफर हो रहा है। The process by which heat is transferred from the hotter into the colder end of an object is known as कंडक्शन। यानी ज़्यादा गर्म जगह से होते हुए कम गर्म जगह तक ये हीट जो ट्रांसफ़र हो रहा है, इसी प्रक्रिया को हम कंडक्शन के नाम से जानते हैं। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंडक्शन, तो आप यह आंसर लिख सकते हैं, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर इनटू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। अब कंडक्शन जो है, कंडक्शन तीन चीज़ों के साथ होता है। इन सॉलिड, ये जो आपने एग्जाम्पल किया यह सॉलिड था। जनरली द हीट इज ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, यानी ज़्यादातर जो सॉलिड के साथ जो ट्रांसफ़र होता है वह प्रोसेस जो है वो कंडक्शन कहलाता है। डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजीली, क्या जितने भी तरह के सब्सटेंसेस होते हैं उन सभी में हीट जो है वो कंडक्शन के थ्रू ही पास होता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। कहने का मतलब कि आपने शायद ऑब्जर्व किया होगा कि जितने भी तरह के मेटेलिक पैन होता है या जो भी कुकर का ढक्कन कह लीजिए या कुकर कहिए, फ्राई पैन कहिए, यानी जो भी किचन में इस्तेमाल होने वाला स्टोव पे रखने वाला चीज़ें होता है, उसका जो हैंडल होता है उसमें लगा हुआ जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक का या लकड़ी का बना हो सकता है। कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट। कहने का मतलब कि क्या आप इसको बिना जलाए अपने हाथ को उठा सकते हैं। चलिए एक एक्टिविटी के माध्यम से हम जानते हैं। अब देखिए क्या होगा कि उसमें अगर हैंडल लकड़ी का या प्लास्टिक का ना होगा, यानी मेटल का ही होगा, तो इससे क्या हो सकता है कि आपका हाथ जलने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। लेकिन यह मटेरियल वुडन का या फिर प्लास्टिक का होगा तो इससे आपका हाथ नहीं जलेगा। एक्टिविटी 4.7, हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और अ बीकर। कुछ गर्म पानी एक पैन में ले लेना है, थोड़ा सा पानी, ठीक है। कलेक्ट सम आर्टिकल सच एज अ स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर। आपको एक बीकर में गर्म पानी ले लेना है और उसमें आपको कुछ आर्टिकल्स जैसे कि स्टील का बना हुआ स्पून यानी चम्मच होना चाहिए, प्लास्टिक का स्केल होना चाहिए, पेंसिल और डिवाइडर होना चाहिए। उन सभी को क्या करना है कि गर्म पानी में डाल देना है। उसके बाद धीरे धीरे करना क्या है कि एक एक करके सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर उंगली से टच करके आपको फील करना है कि क्या सभी में एक तरह का ही हीट आपको लग रहा है, सब एक तरह का ही आपको गर्म लग रहा है ऑब्जेक्ट। यानी जितना भी आपने चम्मच, प्लास्टिक का स्केल और पेंसिल डिवाइडर डाला था, क्या सभी आपको एक तरह के ही गर्म नजर आ रहे हैं। अब यहाँ देखिए एक्टिविटी दिया हुआ है, इसको आप कर लेंगे। एक एक्टिविटी आपके लिए किया हुआ है, एक आपको करना है स्टील स्पून। अब ये किन मटेरियल से मिलकर बना होता है, तो यह मेटल का है। क्या इसमें ट्रांसफ़र होगा, जो हीट है वो ट्रांसफ़र होगा, तो हाँ होगा, वो गर्म लगेगा। वहीं अगर कोई प्लास्टिक का, जैसे ये प्लास्टिक स्केल है, यहाँ पे प्लास्टिक स्केल लिख देंगे, ये क्या चीज़ से मिलकर बना है, तो यह प्लास्टिक का होगा। क्या ये गर्म लगेगा आपको, तो यह नहीं लगेगा, तो यहाँ नो हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। मिनट, टच द हॉटर एंड एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3। जैसा कि हम लोगों ने अभी किया उसी के बारे में यहाँ भी लिखा हुआ है। द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। यानी वैसा मटेरियल जो आसानी से हीट को पास होने दे। अब कौन सा मटेरियल हीट आराम से पास होने देगा, तो स्टील का जो स्पून था वह आसानी से पार होने देगा, इसलिए उसको हम कंडक्टर्स ऑफ हीट कहेंगे, उसे कंडक्टर्स कहेंगे। अब जैसे यह प्लास्टिक का ये स्केल है या लकड़ी का पेंसिल है, इसे हम कंडक्टर नहीं कहेंगे। यानी जो हीट को पास ना होने दे
उसे हम कंडक्टर नहीं कहेंगे, जो पास होने दे उसे हम कंडक्टर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर, जैसे कि कंडक्टर में यह तीनों एग्जाम्पल्स फिट बैठते हैं। द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड। पुअर कंडक्टर्स आर नॉन एज इंसुलेटर। कहने का मतलब कि वैसे मटेरियल जो हीट को पास ना होने दे उसे हम पुअर कंडक्टर कहते हैं, और दूसरे शब्दों में कहें तो उसी को हम पुअर कंडक्टर को ही इंसुलेटर का नाम देते हैं। जैसे कि किसी तार में उसके ऊपर का जो कवर होता है प्लास्टिक का, उसे भी हम इंसुलेटर ही कहते हैं, जिससे हीट पास नहीं होता है। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। कहने का मतलब कि हीट का वाटर एंड एयर जो है वह कंडक्टर पुअर होता है, यानी वह पास नहीं होने देता है, उसे आसानी से पार नहीं हो पाता है। लेकिन यह सिर्फ जो है हीट के साथ ही वाटर एग्जाम्पल होगा। वहीं अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का बात करते हैं तो वाटर क्या है, गुड कंडक्टर है, लेकिन यहाँ हीट का नहीं होता है। ठीक है, देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दी सब्सटेंसेस। कहने का मतलब कि यह जगह कैसे लेते हैं, इसको एक एक्टिविटी के माध्यम से हम जानेंगे। 4.8 टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क। अब यहाँ देखिए एग्जांपल में यहाँ आपको फिगर में दिया हुआ है, इस तरह से नीचे जो राउंड शेप में है इसी को हम राउंड फ्लास्क कह रहे हैं। इसको आपको लेना है। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क। इफ फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल और बीकर कैन बी यूज। अगर फ्लास्क आपके पास नहीं है तो बीकर भी ले सकते हैं, जैसे कि आपने पहले वाले एग्जांपल में देखा था कि बीकर किस तरह का होता है। फिल इट 2/3 विथ वाटर। आपको 2/3 उसमें पानी भर लेना है। Place it on a tripod or make some arrangement to place the flask in such a way that you can heat it by placing a candle below it। आपको इस तरह का एक स्टैंड लेना है, और या तो ये फ्लास्क ले लेना है, अगर फ्लास्क नहीं है तो आप बीकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से। और इसमें तकरीबन 2/3 यानी 2/3 पानी इसमें फिल कर लेना है, और नीचे में एक कैंडल लगाना है और इसको पानी को गर्म करना है। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल्ड। अब आपको इसमें क्या कह रहा है कि पानी स्थिर हो जाए, उसके बाद प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटासियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग अ स्ट्रो। यानी उसमें जब पानी जब स्थिर हो जाए तो उसमें फिर क्या करना है कि कुछ क्रिस्टल आपको पोटासियम परमैंगनेट का डाल देना है, उसके बीच में डाल देना है स्ट्रो की मदद से। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। यानी आपने ये जो क्रिस्टल यहाँ पे डाला यहाँ पे, अब नीचे से कैंडल में इसको कैंडल को जलाना है और ये फ्लास्क को गर्म करना है। अब इससे होगा क्या देखते हैं हम। Write your observation in your notebook and also draw a picture what you observe। अब आपको ऑब्जर्वेशन करना है और उस ऑब्जर्वेशन को आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है। साथ ही उसका जो आपने ऑब्जर्व किया उसका पिक्चर भी बनाना है, जैसे कि फिगर 4.9 में दिया हुआ है। When water is heated, जब पानी गर्म होगा, the water near the flame gets hot। Hot water rises up, the cold water from the sides move down towards the source of heat। This water also gets hot and rises and water from the sides move down। अब इसमें क्या होगा कि जब आप यहाँ से गर्म करेंगे तो यह गर्म पानी जो होगा यह ऊपर की ओर ऐसे इस तरह से मूव करेगा। वहीं इसके अगल बगल का जो ये जो है इस तरह से देखिए, ये इस तरह से ऊपर ये गर्म पानी जाएगा। कहने का मतलब कि एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि जब यहाँ पे पानी जैसे जैसे गर्म होगा यह ऊपर की ओर राइज करेगा, यानी ऊपर जाएगा। वहीं जो इसके साइड वाले जो पानी होंगे, ठंडे पानी होंगे, वह नीचे की ओर इस तरह से आएगा, फिर गर्म होके ऊपर जाएगा, और यह इस तरह से साइकिल की तरह यह बिहेव करेगा।
आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नॉन एज कॉन्वेक्शन। कहने का मतलब कि यही प्रोसेस जो है वो लगातार होते रहेगा जब तक कि पूरा पानी इसमें गर्म ना हो जाए, और इस हीट जो ट्रांसफर हो रहा है इसमें, इस प्रोसेस को हम कॉन्वेक्शन के नाम देते हैं। हाउ डज द हीट ट्रेवल्स इन एयर। वहीं अगर हम बात करें, जैसे कि अभी तक हमने सॉलिड के बारे में बात किया, उसके बाद लिक्विड भी हमने देखा, अब हम एयर के बारे में बात करेंगे कि एयर में हीट ट्रेवल कैसे करता है। इन विच डायरेक्शन डज द स्मॉग गो। जो धुआं होता है वह किस डायरेक्शन में जाता है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइज। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइज, यानी जो हवा है वह गर्म होके ऊपर की ओर जाता है। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम इन टू टेक इट्स प्लेस, और जो उसके बगल में खाली जगह होता है वह जगह घेर लेता है। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड। इससे क्या होता है कि हवा गर्म हो जाता है। द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म दिस आइडिया। अब जो भी ये बातें मैंने कहा शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, इसको एक एक्टिविटी से जानते हैं। एक्टिविटी 4.9, लाइट अ कैंडल। एक मोमबत्ती जलाना है। कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। फिगर 4.10। अब जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एक कैंडल जलाकर एक कैंडल के बगल में हाथ को रखना है, लेफ्ट वाले को, और राइट वाले को ऊपर में रखना है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कौन सा हैंड हम ऊपर रखें, कौन सा बाजू में रखें, आपकी जो मर्जी हो वो रख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट। अब आपको फील करना है कि क्या दोनों हथेली में आपके समान तापमान महसूस हो रहा है, सेम टेम्परेचर फीलिंग हो रहा है। इफ नॉट विच हैंड फील्स हॉटर। अगर नहीं तो कौन सा हाथ में आपको ज़्यादा गर्म महसूस हो रहा है और क्यों हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। बी केयरफुल, कीप योर हैंड्स एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट दे डू नॉट गेट बर्न। यानी आपको उतनी दूरी पे ही हाथ रखना है जिससे आपका हाथ न जले। नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन। कहने का मतलब कि ऊपर का जो ये जो आपका हाथ है इसमें आपको ज़्यादा गर्म फील होगा। तो यह कैसे हो रहा है, ये कन्वेक्शन से हो रहा है, यानी जो कन्वेक्शन प्रोसेस था उसी के द्वारा यह भी हो रहा है। देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट ऑन द साइड्स, हाउएवर देयर इज नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज एट द टॉप। यानी जिस तरह से फ्लैश के बारे में हमने जाना था कि यह ऊपर उठता है और फिर साइड से इस तरह से होते रहता है, इसे कन्वेक्शन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हमें यही फील होगा कि जो हवा है वह गर्म होने के बाद ऊपर जाएगा और फिर ठंडा हवा इस तरह से ऐसे रोटेट करते रहेगा, साइकिल की तरह बिहेव करेगा। तो आपके जो ये जो साइड में आपका हाथ है वह कम गर्म महसूस होगा और ऊपर वाला ज़्यादा महसूस होगा। इसी प्रोसेस को हम कन्वेक्शन का नाम देते हैं। Therefore, the hand above the flame feels hot on the sides. However, there is no convection. Air does not feel as hot as at top. The people living in the coastal areas experience an interesting phenomenon। यानी जो समुद्र के किनारे में लोग रहते हैं वह इंटरेस्टिंग phenomenon एक्सपीरियंस करते हैं। ड्यूरिंग द डे, यानी दिन के समय, द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। यानी पानी के मुकाबले जो भूमि होता है वह ज़्यादा गर्म होता है। कोस्टल एरिया की बात हो रही है। द एयर इज ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप। यानी जो भूमि गर्म हुआ उसका जो एवोपरेट होकर एवोपरेट कह रहा हूँ मैं, जो हीट हुआ वह एयर ऊपर की ओर जाएगा। यानी जो भूमि गर्म हुआ उसका एयर ऊपर की ओर जाएगा। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रसेस इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। अब जो समुद्र में पानी जो ठंडा है वह इधर आकर उसको अपना जगह घेरेगा। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड moves towards the sea to the complete cycle। figure 4.11। the air from the sea is called the sea breeze। अब देखिए यहाँ इस फिगर के सहायता से हम जान लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरह से सी है,
ठीक है, और यहाँ पे लैंड है। अब यहाँ पे क्या होगा कि दिन के समय मान लीजिए कि यहाँ पे सन रे आया, इसके वजह से जो लैंड हीट हुआ यह ऊपर एयर जाएगा और ये गर्म हवा इधर ठंडा की ओर यानी सी की ओर जाएगा, और यहाँ पे जो खाली जगह बच गया ये ठंडी हवा गर्म जगह को जाके इसको फील करेगा। इसी प्रोसेस को हम सी ब्रिज का नाम देते हैं। To receive the colder sea breeze, the window of the houses in coastal areas are made to face the sea. इसीलिए कोस्टल एरिया में जो खिड़की का डायरेक्शन होता है वो सी की तरफ होता है ताकि उनको ठंड महसूस हो। गर्मी की हम यह दिन का समय की बात कर रहे हैं। वहीं अगर रात की बात करें, एट नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स, यही रात के समय ठीक इससे उल्टा प्रोसेस होता है। The water cools down more slowly than the land, यानी भूमि के मुकाबले जो पानी है वह धीरे धीरे ठंडा होता है। So the cool air from the land moves towards the sea is called the land breeze, यानी रात के समय जो पानी है वह धीरे धीरे ठंडा होता है और भूमि जो है वह जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो रात में है ठीक उल्टा इसका प्रोसेस होता है। अब देखिए इसमें एक The water cools down more slowly than the land, so the cool air from the land moves toward the sea. This is called the land breeze. अब सी ब्रिज में हमने क्या देखा कि जो लैंड से एयर गर्म हुआ था वह सी की ओर बढ़ता है और जो सी का यानी समुद्र का ठंडा हवा है उसको जाके भरता था दिन के समय। वही रात के समय में अगर बात करें तो समुद्र का पानी धीरे धीरे ठंडा होता है भूमि के मुकाबले। तो अब वो क्या करेगा कि भूमि ठंडा हो जाता है, फिर आके इसको जो गर्म पानी है उसको फिर आके ठंडा करता है। इस प्रोसेस को हम लैंड ब्रिज कहते हैं। इसको हम लास्ट में देख लेंगे कि दोनों में डिफरेंशिएट क्या है, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। व्हेन वी कम आउट इन द सन, जब हम धूप में जाते हैं, वी फील वार्म, हमें गर्म महसूस होती है। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीचेस अस, अब ये जो धूप की गर्मी है वो हम तक कैसे पहुंचता है। It cannot reach us by conduction or convection as there is no medium such as air in most part of the space between the earth and the sun, यानी जो सन का रे है उसका कोई मीडियम नहीं होता है, न तो वो कंडक्शन की वजह से और ना ही वो कन्वेक्शन की वजह से हम तक पहुंचता है। उसका कोई मीडियम भी नहीं होता है जैसे कि एयर होता है। ठीक है, यहाँ पे जान लेते हैं दिन के समय और रात के समय में कि ब्रिज क्या होता है, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। ये देखिए ये दिखाया गया है कि जो समुद्र में दिन के समय ठंडा पानी होता है वह आके यहाँ पे जो लैंड था वह गर्म था उसको आके जगह को स्पेस को भरना चाहेगा यानी उसको ठंडा करना चाहेगा और गर्म हवा समुद्र की ओर आना चाहेगा। इस तरह से यह साइकिल बनते रहता है। वही नाइट में अगर हम बात करें तो यह उल्टा हो जाता है, यानी गर्म पानी जो है यह ठंडा लैंड की तरफ बढ़ता है और इस तरह से यह भी साइकिल कंप्लीट करता है। अब देखिए ऊपर हम क्या पढ़ रहे थे, हाँ अब देख लेते हैं। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नॉन एज रेडिएशन, यानी जो सन का हीट है वह कंडक्शन और कन्वेक्शन की वजह से हम तक नहीं पहुंचता है, उसका एक नया प्रोसेस होता है जिसे हम रेडिएशन कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, रेडिएशन को हम तक आने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी इसकी जो हीट है इसको हम तक पहुंचने के लिए किसी दूसरे माध्यम की आवश्यकता या मीडियम की आवश्यकता रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट, अगर कोई मीडियम हो या न हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्हेन वी सीट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर, जब हम रूम में हीटर के सामने बैठते हैं, वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस, तो यह भी रेडिएशन की वजह से ही हमें उसका हीट महसूस होता है, फील होता है। अ हॉट यूटेंसिल्स यानी गर्म बर्तन
kept away from the flame cools down as it transfer heat to the surrounding by radiation। यानी जो गर्म बर्तन होता है अगर उसको स्टोव से हटा दें तो वह धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, क्योंकि उसका जो रेडिएशन होता है वह अपने आसपास में ट्रांसफ़र हो जाता है, इसलिए जो बर्तन है धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। Our body too gives heat to the surrounding and receive heat from it by radiation। यानी कहने का मतलब कि हमारे शरीर भी अगर गर्म होता है तो सराउंडिंग की ओर ट्रांसफ़र करता है या सराउंडिंग से हम रिसीव भी करते हैं। इसीलिए ठंड के मौसम में जब आप धूप में बैठते हैं तो आपको हीट महसूस होता है, आपका बॉडी गर्म होने लगता है। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, यानी जितने भी तरह के गर्म वस्तुएं हैं वो सभी हीट को रेडिएट करते हैं। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट अ पार्ट ऑफ इट रिफ्लेक्टेड, अ पार्ट इज ऑब्जर्व्ड एंड अ पार्ट may be ट्रांसमिटेड। कहने का मतलब कि किसी भी वस्तु में अगर कोई ऑब्जेक्ट गर्म है तो वह या तो वह रिफ्लेक्ट करता है या कुछ हिस्सा ट्रांसमिट करता है या ऑब्जर्व करता है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू ऑब्जर्व पार्ट ऑफ द हीट। Why are you advised to use an umbrella when you go out in the sun? यानी जब आप धूप में जाते हैं तो आपको ऐसा सजेशन या एडवाइस क्यों दिया जाता है कि आप छाता लेकर ही जाइए या अम्ब्रेला लेकर जाइए, ऐसा आपसे क्यों कहता है? तो इसके जो नेक्स्ट टॉपिक होगा 4.5 काइंड्स ऑफ क्लोथ वी वियर इन समर एंड विंटर, इसमें आपको आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों आगे का जो भी टॉपिक है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।